Good morning, students. Welcome to the social science class. Continuing the chapter which we have started from the history section, the nationalist movement 1870 to 1947. Today we will discuss the contribution of revolutionaries in the freedom struggle of India. Their contribution was no less than the moderates or the Congress. The radical minded Indians were upset when non cooperation movement was withdrawn. They decided to loot the government cash from a train for buying weapons. Many of them were arrested and tried in the Kakori conspiracy case. Hindustani Socialist Republican Association was formed in Kanpur by Ram Prasad Bismil, Jogesh Chatterjee, Chandrasekhar Azar, Yogendra Shukla, etc. Kakori train robbery was a well known act of bravery of this group. जब महात्मा गांधी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरा चौरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया तो कुछ गर्म विचारों वाले भारतीय उनके इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने रास्ते उनसे अलग कर लिए और ऐसा फैसला किया कि गवर्नमेंट का कैश लूटकर हथियार खरीदे जाएं और हथियारबंद विद्रोह करके अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जाए। उनमें से कईयों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला आदि द्वारा बनाया गया और इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटकर उससे कैश लेकर हथियार खरीदने की योजना बनाई, लेकिन बीच में ही किसी की गद्दारी के कारण एक एक करके इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और ये घटना भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, जो कि इन वीरों की बहादुरी को दर्शाती है। Jugantar party started by Aurobindo Ghosh planned an armed revolt against the British during the First World War. 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अरबिंदो घोष ने जुगांतर पार्टी बनाई, जिसने सरकार के विरुद्ध हथियारबंद विद्रोह करने की योजना बनाई। इन लाहौर 1928 भगत सिंह, Azad and Rajguru assassinated police commissioner Sanders, who was responsible for Lala Lajpat Rai's death. लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की लाहौर में 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और आज़ाद द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। A bomb was thrown in the Central Legislative Assembly by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged to death in 1931 in Lahore. भारतीयों में जोश जगाने के उद्देश्य से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा गया। बम फोड़ने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि अपने आप को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। उनके ऊपर केस चलाया गया और इस केस की हियरिंग्स में दिए गए बयानों से भारतीयों की सोई हुई आत्मा जाग उठी। फैसला किया गया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई और 1931 में लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई। Some other revolutionary groups were India House, Madanlal Dhingra, Gadar Party by Lala Hardyal and Berlin Party by वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। विदेशों में भी भारतीयों ने कई क्रांतिकारी ग्रुप बनाए, जिनका उद्देश्य भारत में
आज़ादी लाना था, जैसे मदन लाल ढींगरा द्वारा इंडिया हाउस, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन पार्टी। After the withdrawal of civil disobedience movement, Gandhiji withdrew from active politics. He started working for the upliftment of Harijans. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिस तरीके से वापस ली गई थी, उससे निराश होकर गांधी जी ने सक्रिय पॉलिटिक्स से, राजनीति से संन्यास ले लिया और हरिजनों के उत्थान के लिए काम करने लग गए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जिस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि भारतीयों को शांत करने के लिए किए गए थे। इसी कड़ी में 1935 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जिसका उद्देश्य भारतीयों को कुछ समय के लिए शांत रखना था। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सम मोर रिफॉर्म्स टू पैसिफाई इंडियंस। द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। ही continued to have supreme power. The members of state of federation had autonomy with respect to subjects delegated to them. The center continued to control defense, external affairs and railways. A federal court was established for provinces and princely states. इस एक्ट की मुख्य धाराएं इस प्रकार थी। अभी भी केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन का हेड गवर्नर जनरल ही था, उसी के हाथ में अल्टीमेट पावर थी। केवल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उसमें भारतीय मिनिस्टर्स को जो विषय, जो डिपार्टमेंट उन्हें दिए गए थे, उनके पक्ष में उन्हें स्वायत्तता दी गई। वो अपनी मर्ज़ी से उसमें फ़ैसले ले सकते थे, लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भारतीयों को कम इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स ही दिए जाते थे। द सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज। जो महत्वपूर्ण महकमे थे, जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेशों के साथ संबंधी कार्यालय और रेलवेज, ये अभी भी सेंटर के हाथ में थे। अ फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। सूबों के लिए और प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स। दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया और इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसका विरोध किया। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। द ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू द वॉर टू सेटिस्फाई देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं के लिए इस युद्ध में धकेल दिया। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग। In 1942, the British government sent the Crisp mission under Stratford Crisp to enlist total cooperation of Indian National Congress during the Second World War, but the mission failed as the demand for complete independence and self-government after the war was rejected. अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती भारतीयों को युद्ध में धकेलने के विरोध में पूरे देश में उनका बाइकाट होने लगा। इसको देखते हुए 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, जिसके अध्यक्ष सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स थे और जिनका काम था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ समझौता करके दूसरे विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। लेकिन ये मिशन फेल हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने शर्त रखी कि भारत अभी युद्ध में शामिल होगा जब युद्ध के बाद उन्हें पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर किए गए सुधारों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किए गए, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा गया, और 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म किए गए, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया। और फाइनली 1935 में दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट ट्रू अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन इंडिया। ये पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कदम था जिसके द्वारा लोगों द्वारा चुनी गई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्ट करने का फैसला किया गया। First point of Montague-Chelmsford reform, diarchy was introduced at provincial level. Diarchy means a dual set of government. स्टेट लेवल पर डायarchy सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब है दोहरी गवर्नमेंट। दोहरी गवर्नमेंट का मतलब असली कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता था और जो कम इम्पोर्टेंस के डिपार्टमेंट थे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहते थे। Government of India Act 1935, the grant of a large measure of autonomy to the provinces of British India and ending the diarchy system introduced by the Government of India Act 1919। राज्यों को पहले से ज़्यादा अधिकार दिए गए, स्वायत्तता दी गई और 1919 में जो दोहरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी स्टेट्स में, उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द साइज एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स एट द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके साइज़ और उसके फंक्शंस को चेंज किया गया। और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मेड अ प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे उनको क्लियर कट उनकी क्लासिफिकेशन की गई। नेक्स्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। इस एक्ट के द्वारा सीधी इलेक्शंस की व्यवस्था की गई। थर्ड पॉइंट ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की घोषणा की गई, जिसका अर्थ था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रहेंगी, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और मुस्लिम वोटर्स ही वोट देंगे। नाउ वी कम टू Montague-Chelmsford reforms 1919। दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बाईकैमरल। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय सरकार में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मेंबरशिप ऑफ द प्रोविजनल असेंबली वॉज ऑल्टर्ड सो एज टू इंक्लूड एनी नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स who were now able to secure majority and be appointed to form governments। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स जो थे वो चेंज किए गए, क्योंकि अब वो इस काबिल थे कि वो खुद मेजॉरिटी के साथ जीत सकते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ Montague-Chelmsford reform 1919। The act provided for the establishment of a public service commission in India for the first time। पहली बार भारतीयों को ऊंची पदवी देने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की भारत में व्यवस्था की गई। एंड नेक्स्ट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोड फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस के लिए, स्टेट्स के लिए एक फेडरल कोड की व्यवस्था की गई। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थर्ड बिग मूवमेंट विच वाज नेशन वाइड मूवमेंट एंड एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
The name of this movement was Quit India Movement. Congress was banned and the police and army were brought out to suppress the movement. After the failure of Cripps mission, it became obvious that British government would not grant freedom to India. क्रिप्स मिशन फेल हो जाने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आज़ादी नहीं देगी और गांधी जी को इस बात का डर था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान, जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध था, वो इंग्लैंड से बदला लेने के लिए भारत के ऊपर भी हमला कर सकता है। Hence he wanted the British to leave India. ताकि ब्रिटिश से बदला लेने के लिए जापानी भारत के ऊपर हमला ना कर दे, इसके लिए गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश तुरंत भारत छोड़ के चले जाएं। गांधी जी gave the final blow to the Britishers on August 8, 1942 by launching the Quit India movement. और गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर आखिरी बड़ा प्रहार करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। इट वॉज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू गांधी जीज कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। गांधी जी के तुरंत स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग के पक्ष में ये लोगों द्वारा सिविल नाफरमानी लहर थी, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानूनों की उल्लंघना की जानी थी। Within 24 hours, Gandhiji and all prominent Congress leaders were arrested. Gandhiji's mantra, do or die, inspired thousands of people. The Britishers were infuriated. The police and army waged brutal terror on people. 24 घंटे के भीतर ही गांधी जी समेत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के नारे करो या मरो ने लोगों के अंदर जान फूंक दी और जिससे ब्रिटिशर्स गुस्से से पागल हो गए। पुलिस ने और आर्मी ने लोगों के ऊपर भयंकर अत्याचार किए। नाउ फाइनली वी विल डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस emerged as the prominent leader during this period. He was ready to join hands with enemies of the British like Germany and Japan to get the British out of India. सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के रेडिकल विचारों वाले यानी गर्म विचारों वाले नेता थे और कई कारणों से उनके गांधी जी के साथ मतभेद हो गए, जिसके बाद वो विदेश चले गए और वहाँ पर उनका ये मानना था कि भारत को अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए अंग्रेज़ों के दुश्मनों जैसे जर्मनी और जापान के सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ पर उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई और नारा दिया, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम वॉज द स्लोगन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। He disappeared from the British detention and went abroad to seek help for the cause of India's independence. यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने उन्हें नज़रबंद कर रखा था तो वो चकमा दे के विदेश चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत को आज़ाद करने के लिए मुहिम चला रखी थी। सुभाष चंद्र बोस was handed over the Indian National Army that had been initially organized by मोहन सिंह। विदेश में मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बना रखी थी और उन्होंने इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को थमा दी। बोस रीऑर्गेनाइज्ड इट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया और इसका मकसद भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था। द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड द ट्राइकलर बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिसर्स ने तिरंगा लहराया लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए और सुभाष चंद्र बोस का सपना कि एक फ़ौज के द्वारा वो अंग्रेज़ों को भारत से भगा दें वो पूरा नहीं हो पाया।
Now we will discuss the last part of this chapter, that is towards independence. The Second World War came to an end in 1945. Prime Minister Attlee of Labour Party came to power in Britain. He was sympathetic towards the demand of Indian people for freedom. A cabinet mission was sent to India in March 1946. It proposed the formation of an interim government and a constituent assembly. Muslim League refused to participate in the interim government. दूसरा विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो गया. इंग्लैंड में चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी की विजय हुई और प्राइम मिनिस्टर एटली बने. वो भारत के प्रति सहानुभूति रखते थे और भारत को आज़ादी देना चाहते थे. इसलिए उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसका मकसद था भारत में एक अंतरिम सरकार बनानी और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना. मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग लेने से इनकार कर दिया. दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स पाकिस्तान, और उन्होंने अपने लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी. Lord Mountbatten, the then Viceroy of India, presented a plan for the division of India into India and Pakistan. मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके कारण गांधी जी को अल्टीमेटली भारत के विभाजन की शर्त माननी पड़ी. लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय भारत के वाइसराय थे, उन्होंने भारत की 2 हिस्सों में डिवीज़न की योजना तैयार की. गांधी जी एंड अदर इंडियन लीडर्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्लान बट हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ड्यू टू वाइड स्प्रेड राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. चाहे ये योजना महात्मा गांधी समेत दूसरे लीडर्स को मान्य नहीं थी, लेकिन पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और हालात विस्फोटक हो रहे थे, जिसके कारण सबको इसे मानना पड़ा और आखिर में भारत के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा भारत और दूसरा पाकिस्तान. तो आज़ादी का संघर्ष जो कि मिलकर चला था, उसका अंत स्वतंत्रता तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसके लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ी. बहुत सारे हिंदू और सिख और मुसलमान दोनों तरफ उनका कत्लेआम हुआ. तो इसके साथ ही दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about India marches ahead, and the question answers of both the chapter will be sent to you after the completion of lesson 15. Thank you. Have a nice day.